वार्तालाप का और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। हम फिर हाजिर हैं आपकी सेहत से जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए। आज हम बात करेंगे ओवेरियन कैंसर के बारे में। ये महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मनीषा कोइराला भी ओवेरियन कैंसर से पीड़ित थी। मनीषा को साल 2012 में इस बीमारी का पता चला और लंबी लड़ाई के बाद 2015 में वो इस कैंसर से ठीक हुई। आजकल महिलाओं में ओवेरियन कैंसर के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बाद महिलाओं में होने वाले कैंसर में ओवेरियन कैंसर दूसरा कैंसर है जो बेहद आम है। मृत्यु दर के मामले में ओवेरियन कैंसर 5वें स्थान पर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार एडवांस स्टेज तक पहुंचने और जल्दी मृत्यु होने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कई महिलाओं को आखिरी स्टेज पर इसके लक्षणों का पता चलता है। आइए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी आज के मेहमान सीके बिरला हॉस्पिटल की सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रूबी सहरा से। डॉक्टर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, आप आसान भाषा में मुझे समझाइए कि ओवेरियन कैंसर क्या होता है और इसके होने के पीछे क्या वजह है। हमारे फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स में यूट्रस होता है और 2 ओवरीज होती हैं, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। ये 2 ओवरीज हैं, इनको ओवेरियन कैंसर जो है इन्हीं दोनों ओवरीज में से किसी एक में या दोनों में ही हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अकेले ही होता है और ये बहुत जल्दी से स्प्रेड करता है। इसकी जो ओवेरियन लाइनिंग होती है वो एकदम से इरेगुलरली प्रोलिफरेट करना शुरू कर जाती है, जो कि नॉर्मली रेगुलर वे में इसको वियर एंड टियर इसको संभालना होता है, बट ये इरेगुलरली प्रोलिफरेट करके और बहुत बड़ा ट्यूमर या कैंसर ट्यूमर बनाना शुरू कर देती है। ऐसी ट्यूमर को हम एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर्स मोस्टली कहते हैं और ये 80% ऑफ द टाइम्स ये एपिथेलियल ट्यूमर ही होता है, बट ये ऊपर से सरफेस से अराइज होता है। बट 20% ऑफ द टाइम्स ये जो है ओवरी के अंदर के टिश्यू यानी कि या तो सेक्स जर्म सेल ट्यूमर भी हो सकता है और सेक्स स्पॉट ट्यूमर जो है वो भी हो सकता है इसमें। बट 80% ऑफ द केसेस में ये ऊपर की एपिथेलियम से ही अराइज होता है, या तो ये एक ओवरी में हो सकता है या दोनों ओवरी में हो सकता है। और ये बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये ओपन ऑर्गन है और ये एकदम से बहुत ही जल्दी ऊपर की सरफेस से ये आसपास के ऑर्गन्स और पूरे पेट में बहुत आसानी से फैल जाता है। इसीलिए इसके बहुत लक्षण नहीं पाए जाते हैं और ये बहुत लेट स्टेज में ही डिटेक्ट होता है, मोस्टली 3rd या 4th स्टेज पे डिटेक्ट होता है, और जिसकी वजह से मृत्यु दर इस ओवेरियन कैंसर की बहुत ज्यादा। ओके डॉक्टर, पहले तो ये बहुत काफ़ी रेयर था, पर आजकल महिलाओं में इस कैंसर की शिकायत काफ़ी देखी जा रही है। इसके पीछे क्या वजह है? क्या सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ी वजह है? लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली है ही, और साथ में कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो हम आजकल ज़्यादा फॉलो करने लगे हैं। और पेशेंट्स जो हैं, जिस तरह से इनफर्टिलिटी, मैरिज नहीं होती है और अगर मैरिज होती भी है तो लेट कंसेप्शन होता है, आफ्टर 35 दे कंसीव करते हैं। और दूसरा जो है, और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए बहुत से ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग मेडिसिन लेते हैं, उनकी वजह से भी हो जाता है। और जितने कम बच्चे पैदा होते हैं और जितना कम ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उतना ही ज़्यादा ये ओवेरियन कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड मोस्टली इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में जो इंजेक्शन या टैबलेट दी जाती है, ऐसे केसेस इन ट्रीटमेंट्स की वजह से भी ओवेरियन कैंसर ज़्यादा होता है। और क्योंकि डायग्नोसिस भी इजीली होने लग गया है, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, इसलिए ओवेरियन कैंसर के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी केसेस की डिटेक्शन जो रेट है वो 55% बढ़ सकती है बाय 2035, एंड मोर ओवर द डेथ रेट कैन आल्सो इंक्रीज बाय 67% बाय 2035। सो जितना अर्ली डिटेक्शन हो सके, जितना अर्ली ट्रीटमेंट हो सके, उतना ही इस ओवेरियन कैंसर से हम निजात पा सकते हैं। ओके, तो बर्थ कंट्रोल पिल्स भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका? बर्थ कंट्रोल पिल्स कारण नहीं है, बर्थ कंट्रोल पिल्स तो इसको सेव करती हैं। जितना आप बर्थ कंट्रोल, एटलीस्ट अगर आप 3 मंथ्स के लिए 1 साल में अगर बर्थ कंट्रोल पिल लेंगे तो उससे आपकी ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। जितना ओव्यूलेशन ज्यादा बढ़ेगा, जितना एस्ट्रोजन ज्यादा होगा, उतना ज्यादा ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस हैं। जितना प्रोजेस्टेरॉन मिलेगा, जितना ओव्यूलेशन सप्रेशन होगा, उतने, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग में भी ऐसे ही होता है, प्रेगनेंसी में भी ऐसे ही होता है, उतना एस्ट्रोजन कम प्रोड्यूस होता है और उतना ही ओवेरियन कैंसर कम होने के चांसेस होते हैं। सो रादर वी कैन से दैट बर्थ कंट्रोल पिल्स आर they will help in reducing the incidence of ovarian cancer.
ओके। डॉक्टर ये भी बताइए किस उम्र की औरतों को सबसे ज़्यादा खतरा रहता है ओवेरियन कैंसर से? नॉर्मली जो है ये 60 अबव 60 इयर्स की एज को ये ज्यादा अफेक्ट करता है। सबसे ज्यादा कॉमन इंसिडेंस जो है बिटवीन 75 टू 80 इयर्स ऑफ एज में ज्यादा होता है। ओके। बट क्योंकि ये इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ज्यादा लेने लगे हैं और इसकी वजह से क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कम हो गई है, अदर फैक्टर्स जो है वो ज्यादा आ गए, तो इसकी वजह से 20% केसेस जो हैं वो अर्ली एज में भी होते हैं, बट मोस्टली ये इज फाउंड इन द लेटर एज इन बिटवीन 70 टू 80। 50 और 60 की एज में भी ये कॉमन है, बट इतना नहीं जितना 70 टू 80 इयर्स की एज में। डॉक्टर आप मुझे ये बताइए कि ओवेरियन कैंसर और ओवेरियन सिस्ट में क्या फ़र्क है? ओवेरियन सिस्ट जो होती है वो बेनाइन टाइप ऑफ ट्यूमर्स होती हैं विच में भी इज वेरी स्मॉल, जैसे आप कह सकते हो 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, या इट कैन लार्ज अप टू काफी 50 सेंटीमीटर भी बढ़ सकती हैं, और काफी बड़ी बड़ी ओवेरियन सिस्ट भी हो सकती हैं। नॉर्मली बेनाइन होती है, यानी कि नॉन कैंसरस होती है। इनके कंटेंट्स होते हैं ना वो वेरी करते हैं, जिसकी वजह से इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं। जैसे बेनाइन ओवेरियन सिस्ट है, जैसे उसमें खाली पानी हो सकता है, विच कैन बी फॉलिकुलर, विच कैन बी कॉर्पस ल्यूटियल। और दूसरी टाइप की सिस्ट हो सकती है जिसमें मिक्स टाइप ऑफ होता है, जैसे सॉलिड टिश्यू है बट फ्लूइड ज्यादा होता है। ओके। थर्ड टाइप की सिस्ट होती है जिसमें ऑल्टर्ड ब्लड होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लड, ऑल्टर्ड मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, जिसमें कि सिस्ट जो है वो छोटी सी भी हो सकती है 6-3 सेंटीमीटर, और फिर बड़ी बड़ी सिस्ट भी हो सकती है जिसको हम एंडोमेट्रियोमा कहते हैं। ओके। सच सिस्ट आर नॉर्मली, इनकी कोई लक्षण नहीं होते हैं, बट फिर भी ये अगर बहुत बढ़ जाती है तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है। बट जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होती है वो काफी पेनफुल, यानी कि पीरियड्स में आपको पेन, डिस्मेनोरिया जिसको कहते हैं, ड्यूरिंग पीरियड्स दे विल हैव एक्सेसिव पेन, इंटरकोर्स के टाइम पे आपको पेन हो सकती है। सो सच सिस्ट कैन कॉज पेन, बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉन कैंसरस। बट इनका इंसिडेंस जो है वो आजकल अल्ट्रासाउंड होने की वजह से काफी इंक्रीज हो गया, बिकॉज ये जल्दी डिटेक्ट हो जाती है ओवेरियन ओके। सिस्ट। और कैंसर जो होती है, जो कैंसर ओवेरियन कैंसर होती है वो सॉलिड मैस होता है। मैस मतलब सॉलिड ट्यूमर होता है, और उसमें वो किसी भी टाइप का हो सकता है। उसकी सरफेस से अराइज होता है तो हम कहते हैं कि ये एपिथेलियल ट्यूमर है। उसके अंदर के जो है 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, जैसे जर्म सेल ट्यूमर जो कि एग प्रोड्यूस करते हैं, वो वाले जर्म सेल वो वाले हो सकते हैं, या फिर उसकी जो सेक्स पार्ट होती है सर्टोली सेल ट्यूमर हो सकते हैं। कुछ ऐसे प्रेगनेंसी के जैसे जैसे प्रोड्यूस करने वाले अदर जो कंटेंट्स होते हैं, जैसे योग सैक ट्यूमर, एंडोडर्मल सेल ट्यूमर, इस तरह के भी इनमें कंटेंट्स हो सकते हैं, और ये कैंसरस होते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि ये इनके कोई सिम्टम नहीं होते हैं, पेशेंट जो है एक वेग सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए इनका डिटेक्शन लेट होता है, इसलिए इनका प्रोग्नोसिस यानी कि सर्वाइवल रेट जो है वो काफी कम है। डॉक्टर जैसा कि आपने बताया इसके कोई खास सिम्टम्स नहीं होते, पर कुछ तो लक्षण होते ही होंगे, जैसे महिलाओं को कहीं पेट में दर्द होता होगा या ओवरी में दर्द होता होगा, या फिर लास्ट स्टेज में इसका पता चलता है और डिटेक्ट करना और इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है तब तक? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिसका हम लाइटली इलाज करते रहते हैं। जैसे एक तो पेशेंट को उसके अनअवेयर होता है, जैसे अगर पेशेंट को ब्लोटिंग सेंसेशन हो सकती है, उसको डिस्टेंशन हो सकती है, मतलब उसका पेट बड़ा होता जाता है, बट वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। मोस्टली ये कहते हैं मैं मोटी हो रही हूँ या मैं ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इस वजह से उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जैसे पेशेंट्स को सिम्टम जो होते हैं ना, ऐसे लगता है कि उन्होंने खाया तो सही पर वो ज्यादा नहीं खा सकते, उनको भूख नहीं लगती है, उनको ऐसे लगता है कि जैसे उनको सांस फूल रहा है उनका चलने में, उनको पूरे लोअर एब्डोमेन में भी इस तरह से लग सकता है कि जैसे उनको हैवीनेस है नीचे पेल्विस में, उनकी लेग्स में भी थोड़ा सा हैवीनेस लग सकती है, पाँव में अडीमा भी आ सकता है, और इनको टाइम पे पेन भी हो सकती है, क्योंकि ये प्रेशर बड़े बड़े ट्यूमर्स हो जाते हैं तब जाके इनके कोई सिम्टम्स पैदा होते हैं। तो इसकी वजह से पेशेंट जो है कभी कभी यूरिनरी प्रॉब्लम जैसे कहता है कि मुझे बार बार यूरिन आ रहा है। अगर पेशेंट को भी सिम्टम्स के बारे में ना मालूम हो तो वो इस चीज के ज्यादा ध्यान नहीं देते, और वो तब ध्यान देता है जब वो हद से पार हो गई होती है। और या फिर जो है अगर डॉक्टर को भी ठीक से पेशेंट ना बताए और पेशेंट डॉक्टर भी लाइटली उसको ट्रीट करते रहे कि हाँ आपको भूख नहीं लग रही है तो कुछ और कारण हो सकता है, या आपको डिस्टेंशन ज्यादा हो रही
रही है तो आपको और कारण हो सकता है। उसके लिए प्रॉपर अगर अल्ट्रासाउंड टाइम पे नहीं हो तो इस तरह से डिजीज जो है बढ़ती जाती है। और मैं हमारी एडवाइस यही सोसाइटी भी करूंगी। ऐसी कि महिलाएं अपनी जो परेशानी को वो इग्नोर करती रहती हैं, डिले करती रहती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, दे आर मेंट टू जस्ट सर्व देयर फैमिली, बस उनको अपने हेल्थ के लिए वो इतना जी चिंता नहीं करती हैं कि नहीं ये तो ठीक हो जाएगा, ये तो ऐसे ही है, इस जी तरह बिल्कुल। से इसको लाइटली लेते रहते हैं। और इतनी देर में डिजीज जो है फर्स्ट सेकंड स्टेज जो कि ट्रीटेबल स्टेजेस हैं वो आगे बढ़ती जाती हैं, जी थर्ड फोर्थ स्टेज में डिटेक्ट होती है, जिसमें कि फिर आपको बड़ी सर्जरी, बड़ी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, एंड यू रियली हैव टू सफर अ लॉट। अगर यही डिटेक्ट टाइम पे हो जाती और ठीक से पता चल जाता, इलाज हो जाता, तो इतना वुमेन को सफर नहीं करना। डॉक्टर, इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं और कौन सी स्टेज तक ये कैंसर ट्रीटेबल है? ओवेरियन कैंसर जो है स्टेज 1 to 4 होती है। 1 स्टेज में ये होती है कि ये खाली ओवरी तक ही सीमित रहती है, ये एक सिंगल ओवरी में या दोनों ओवरी में हो सकती है, बट पेट में ये नहीं फैलती है। सेकंड होती है स्टेज जिसमें ओवरी के साथ साथ यूट्रस भी इन्वॉल्व कर लेती है। तो ये दो स्टेजेस जो हैं, इसमें अगर हमें पता चल जाए तो ये इजीली ट्रीटेबल होती हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट ही इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट होती है। ओवेरियन कैंसर की ट्रीटमेंट जो सर्जिकल सबसे इफेक्टिव होती है। अगर जल्दी से सर्जरी कर ली जाए और उसके बाद जो बायोप्सी वगैरह हमें मिले उसके हिसाब से इसका कौन सा ग्रेड है, ये कौन सी स्टेज पे है, उसके हिसाब से फिर हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी प्लान करके सर्वाइवल रेट जो है वो अच्छा हो जाता है। ओके बट वही जैसे कि ये हमने डिस्कस किया कि ये इग्नोर करते रहते हैं सिम्टम्स को और ठीक टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो ये थर्ड और फोर्थ स्टेज तक प्रोग्रेस कर जाती है। जब वो इतने बड़े बड़े ट्यूमर हो जाते हैं या इतना मैलिग्नेंट हो जाता है तो फिर हमें सर्जरी तो करनी ही पड़ती है, बट उसके साथ साथ कीमोथेरेपी जो कि बहुत ही टॉक्सिक, बहुत ही पॉइजनस होती जी है, तो वो हमें लेनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से जिसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं और पेशेंट रियली हैज टू सफर अ लॉट। Chemotherapy is not an easy therapy to take, and radiotherapy is all the more, थोड़ा सा बहुत complications प्रोड्यूस हो जाती हैं, और डिप्रेशन एंड लाइफस्टाइल इज ऑल टुगेदर एब्सोल्युटली चेंज। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उसको डिटेक्ट करें, इलाज करें और उसके बारे में अवेयर रहें, ताकि अपने सिम्टम्स को आप उसको जाके उसका डॉक्टर से मिलके उसको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करके जल्दी डिटेक्शन हो सके। तो यही बेस्ट रहेगा कि फर्स्ट सेकंड स्टेज में अगर उसका डिटेक्शन जल्दी हो जाए। ओके डॉक्टर, मुझे ये भी बताइए, क्या ओवरी में कैंसर होने के बाद महिला माँ नहीं बन सकती? ऐसा नहीं है। अगर आजकल डिपेंड करता है कि कौन से ग्रेड की है ओवेरियन कैंसर और कौन सी स्टेज पे है। सपोज सिंगल ओवरी इज इन्वॉल्व, तो अगर हमें और ग्रेड भी ज्यादा नहीं है तो हम एक ओवरी निकाल सकते हैं और दूसरी ओवरी से आराम से पेशेंट जो है कंसीव कर सकती है। बट सपोज अगर हमें दोनों ही ओवरीज निकालनी है तो हम आजकल हमारे पास एक क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ द एग्स होता है, जिसमें हम स्टिमुलेट करके या पेशेंट को, अगर पेशेंट मैरिड है तो उसके आईवीएफ करके उसके एम्ब्रियोज को फ्रीज कर लेते हैं, और उसके बाद उसको हम बाद में, जैसे ओवेरियन कैंसर की ट्रीटमेंट हो गई, सर्जरी हो गई, कीमोथेरेपी हो गई, तो उसके बाद अगर उसका यूट्रस है तो उसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर सरोगेसी से उसका मतलब प्रेगनेंसी भी हो सकती है। सो क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ द एग्स बिफोर गिविंग कीमोथेरेपी is another option, is another treatment for the patients who are detected to be having cancer in an earlier stage, and later they can become mothers using their own eggs or their embryos. ओके चलते चलते मैं आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या इससे बचाव संभव है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि संभव तो है ही है, वही अर्ली डिटेक्शन सबसे मेन स्टेज है, बट हमारे सबसे बड़ी इसमें यही है कि इसका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, मास स्क्रीनिंग नहीं कर सकते। जैसे हम सर्वाइकल कैंसर होती है उसके लिए हम पैप स्मेयर करते हैं, और बाकी और जो टेस्ट होते हैं बाकी और चीज़ों के लिए, जैसे अगर हम प्रोस्टेट कैंसर है तो उसके लिए PSA टेस्ट होता है। इस तरह का कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है जो कि हम पूरी मास स्क्रीनिंग के लिए यूज कर सकें। तो इसलिए जो है वही मैंने जैसे बताया कि आपको जल्दी इसके बारे में अवेयर होना है, जल्दी डॉक्टर को मिलना है, जल्दी आपको इन्वेस्टिगेट कराना है और जल्दी ही ट्रीटमेंट कराना है। यही एक बेस्ट तरीका हो सकता है जिससे कि आप अपने ओवेरियन कैंसर से बच सकते हैं और इसके खतरनाक इफेक्ट से आप बच सकते हैं। जैसे कि हमने ये भी डिस्कस किया कि अर्ली मैरिज वाज अ गुड थिंग। इसमें क्या होता है कि आपका प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन
एक्सपोजर कम रहता है, तो अर्ली मैरिज, अर्ली कंसेप्शन इज अनदर आपको बचाएगा ओवेरियन कैंसर होने से। अगर आपकी फैमिली में सपोज किसी को ओवेरियन कैंसर है, तो आपको हेरिडिटरी भी होता है, तो आप अगर आपकी फैमिली में किसी को फर्स्ट कजन्स को या फर्स्ट रिलेटिव को अगर किसी को कैंसर है, आप उसके बारे में थोड़ा सा जागरूक हो जाएं और अपना कुछ टेस्ट अगर करवा लेंगे। एक BRCA ब्रेका जीन्स होते हैं, उनमें म्यूटेशन हो जाती है, तो उनको भी कैंसर होने का खतरा होता है। तो इस तरह से अगर आप अवेयर हैं, तो अगर आप ये टेस्ट करवा सकते हैं ब्रेका जीन्स, तो आपको जल्दी पता चल सकता है। ऑल्दो इट इज नॉट अ फुल प्रूफ, हो भी सकता है कि ब्रेका जीन आप में पॉजिटिव आ रहा है तो आपको कैंसर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बट वंस यू गॉट इट डन, देन यू विल बी अवेयर कि हाँ ये कैंसर मुझसे हो सकती है। माइनर सिम्टम्स पे भी आप ट्रीटमेंट जल्दी ले सकते हैं और बच सकते हैं इसके जो लेटर इफेक्ट्स हैं। तो मतलब बचाव आपने जैसा कि अर्ली डिटेक्शन ही इससे बचाव है बेसिकली। हाँ, अर्ली डिटेक्शन। और दूसरा जो है ब्रेस्ट फीडिंग इज आल्सो प्रोटेक्टिव जी, और साथ में बर्थ कंट्रोल पिल्स भी हैं, वो भी इफेक्टिव है। तो इसलिए अर्ली डिटेक्शन इज द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट। जितना जल्दी पता चलेगा उतना ही आपका जल्दी ट्रीट होगा। डॉक्टर रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। हम सब जानते हैं कि हर घर में हर महिला, अगर आपकी माँ, बहन और वाइफ कितनी इम्पॉर्टेंट है, बगैर इनके तो हम किसी घर की कल्पना भी नहीं कर सकते। पर सबका ध्यान रखते रखते ये जो है अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं। लेकिन जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि अगर आपको इस तरह के कोई भी लक्षण दिखाई दें तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि सही समय पर बीमारी का पता लगने से बीमारी का इलाज शुरू किया जा सके और बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। अगर आपके दिमाग में भी हेल्थ से जुड़ा कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम उस सवाल को अपने डॉक्टर तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.